दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 से लिया गया है। तो अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की, तो फार्मर तथा मुरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया था। परंतु अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो मियोसिस की खोज सर्वप्रथम विज़मैन ने किया था, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है यानी कि जो डिटेल में स्टडी है वो स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया था। तो याद रखिएगा कि मियोसिस की खोज किए थे विज़मैन ने, ठीक, लेकिन इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था स्ट्रासबर्गर ने, और मियोसिस नाम दिया था फार्मर तथा मुरे ने। अब बात करते हैं कि मियोसिस किस प्रकार की सेल में पाई जाती है। तो आपको बता दें कि मियोसिस जर्म सेल यानी कि जनन कोशिका में होती है, जैसे कि स्पर्म और जो ओवा है इनका फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू ही होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, उनका निर्माण मियोसिस के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं कि मियोसिस में होता क्या है। तो आपको बता दें कि मियोसिस में जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो 2 बार होती है। तो पहली बार जब डिवीज़न होता है तो एक सेल से 2 सेल यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल। फिर दूसरी बार विभाजन होता है तो जो 2 डॉटर सेल बने थे उनसे और 4 सेल बनते हैं। कहने का मतलब है कि एक मदर सेल या फिर कह सकते हैं पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। और यदि हम मियोसिस को माइटोसिस से कंपेयर करें तो माइटोसिस में आपने देखा था कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो डॉटर सेल में आधी हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर है 46, लेकिन डिवीज़न के बाद आप देख रहे हैं कि जो डॉटर सेल बने हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हो गए हैं 23। तो जब भी मियोसिस डिवीज़न होता है तो हमेशा डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल का आधा हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मियोसिस है वो कितने स्टेप से होकर गुजरता है। तो आपको बता दें कि जो मियोसिस है ये 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसे शॉर्ट में आप M1 फेज़ और M2 फेज़ भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट में भी वही नाम है जो कि हमने समसूत्री विभाजन में देखा था। तो सबसे पहले है प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद है मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद है एनाफेज फर्स्ट और लास्ट में है टीलोफेज फर्स्ट। तो अगर हम बात करें प्रोफेज फर्स्ट की, तो प्रोफेज फर्स्ट बहुत बड़ा होता है और इसमें और 5 स्टेप होते हैं जो कि है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। तो अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में जब एक कोशिका से 2 नई डॉटर सेल बनती है तो उनमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो आधा हो जाता है, और जो कि मियोसिस सेकंड जो है वो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के समान होता है, क्योंकि जब दूसरी बार विभाजन होता है जो नए डॉटर सेल बने होते हैं उन 2 डॉटर सेल से जब 4 डॉटर सेल बनते हैं तो उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होती है वो आधी नहीं होती, वो सेम बनी रहती है। तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शन डिवीज़न है यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, जबकि मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर बना रहता है, वो आधा नहीं होता। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रथम पूर्वावस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा है प्रथम मध्यावस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा है प्रथम पश्चावस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट, और चौथा है प्रथम अंत्यावस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम टीलोफेज फर्स्ट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट यानी कि प्रथम पूर्वावस्था की। तो आपको बता दें कि मियोसिस फर्स्ट का या फिर कह सकते हैं मियोसिस का जो सबसे लंबा स्टेज होता है और लगभग 90% जो कवर करता है वो होता है प्रोफेज फर्स्ट। और आपको बता दें कि प्रोफेज फर्स्ट में कई सारे घटनाएं होती हैं, जैसे कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, टेट्रेड बनते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है और ये किस फेज़ में होती हैं, आइए इनके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहला है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में होता क्या है, इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाता है और जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो
पूरी तरह से दिखाई देने लगते हैं, यानी कि गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा इस फेज़ में जो न्यूक्लियस है यानी कि जो केंद्रक है उसकी साइज़ बढ़ने लगती है और साथ ही साथ जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है यानी कि जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। लिप्टोटीन के बाद अगला जो स्टेज है वो है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस में होता क्या है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और जोड़े बना लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो पेयर तो बनाते हैं लेकिन एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं करते। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जब होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो बनाते हैं बाईवैलेंट। बाईवैलेंट कहने का मतलब जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आए, या उसी को हम बोल सकते हैं टेट्रेट। टेट्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब दो क्रोमोसोम एक पास आते हैं एक दूसरे के तो 4 क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं टेट्रेट्स। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो रीज़न है जहाँ पर ये एक दूसरे के एकदम क्लोज होते हैं और इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस में एक दूसरे के पास है। तो याद रखिएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वही एक दूसरे के पास होते हैं और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होती है। आपको बता दें कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं लेकिन एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते, तो ये करने का काम मतलब कि इन दोनों को पास लाने का काम जो करता है वो करता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर की आपको ये थ्रेड दिख रही होगी। तो ये क्या करता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और ये तब तक इकट्ठा रखेगा जब तक कि इसका जो मेन फंक्शन है क्रॉसिंग ओवर न हो जाए। तो आइए आपको मैं बाईवैलेंट और टेट्रेट समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम 1 है और ये 2 है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे बाईवैलेंट। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 क्रोमैटिड्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रेट। तो बाईवैलेंट बोलिए या फिर टेट्रेट बोलिए, बात एक ही है। आइए चलते हैं प्रोफेस फर्स्ट के थर्ड स्टेज की ओर जो कि है पैकिटीन। तो पैकिटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैकिटीन स्टेज में होता क्या है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग किया हुआ है यानी कि जो बाईवैलेंट का फॉर्मेशन हुआ है, अब उसके बाद जो प्रोसेस चलता है वो चलता है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, व्हेन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट ड्यू टू कैज़मेटा फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो आइए समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है और इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो जहाँ पर आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं उसको हम बोलते हैं कैज़मा। और कैज़मा वाले पॉइंट पर ही होता क्या है कि इनके क्रोमैटिड्स की अदला बदली होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके क्रोमैटिड्स आपस में एक्सचेंज हो गए, इसका क्रोमैटिड इसमें चला गया, इसका क्रोमैटिड इसमें चला गया और यही प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। और आपको बता दें कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही होता है रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो माता पिता के लक्षण हैं वो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही क्रोमोसोम से होते हुए उनके संतानों में पहुंचते हैं। आज चलते हैं प्रोफेस फर्स्ट के फोर्थ स्टेज की ओर जो कि है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन स्टेज में जो पेयर्ड क्रोमोसोम है यानी कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है अब धीरे धीरे एक दूसरे के विपरीत जाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिपेलिंग यानी कि प्रतिकर्षित करना तो वो शुरू कर देते हैं लेकिन अलग नहीं हो पाते। और आपको बता दें कि जो सेपरेशन है वो एक पॉइंट पर नहीं हो पाता, यानी कि कैज़मा वाले पॉइंट पर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो जुड़े ही रहते हैं, वहाँ से वो अलग नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि इनका केवल एक ही हिस्सा जुड़ा होता है जहाँ पर कैज़मेटा होता है, बाकी जगहों से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
चलते हैं प्रोफेज फर्स्ट के सबसे लास्ट स्टेज यानी कि 5th स्टेज की ओर, जो कि है डायकिनेसिस। तो इस स्टेज तक जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन था वो मैक्सिमम था, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ लिप्टोटीन से और धीरे धीरे डायकिनेसिस तक मैक्सिमम जो होता है क्रोमोसोम में कंडेंसेशन होता है। और इसी दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि एक पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैस्मा। और डायकिनेसिस तक होते होते आपको बता दें कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गया। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज फर्स्ट, यानी कि प्रथम मध्यावस्था। तो इसमें होता क्या है, कि जो टेट्रावैलेंट गुणसूत्र थे अब वो स्पाइंडल फाइबर की मध्य रेखा पर अरेंज हो जाते हैं, और स्पाइंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर या फिर कह सकते हैं काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। और इस तरह से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के बीच में या फिर कह सकते हैं इक्वेटर पर सजे होते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होता है एनाफेज फर्स्ट, यानी कि प्रथम पश्चावस्था। तो इसमें होता क्या है कि जो टेट्रावैलेंट थे यानी कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे इनके बीच प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाता है, और स्पाइंडल फाइबर इन होमोलॉगस क्रोमोसोम को विपरीत ध्रुवों पर खींचने लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और आपको बता दें कि इसी स्टेज में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि जो डिप्लॉयड सेल था अब वो बदल जाता है हैप्लॉयड में। अब चलते हैं टीलोफेज फर्स्ट की ओर, यानी कि प्रथम अंत्यावस्था की ओर। तो इसमें होता क्या है कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है वो विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं, और इसके बाद फिर से न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस फिर से बन जाता है। तो इस तरह से मियोसिस फर्स्ट की जितने भी प्रवस्थाएं हैं वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो साइटोकाइनेसिस है यह मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद नहीं होता। प्रायः होता क्या है कि जब मियोसिस सेकंड होने वाला होता है, यानी कि जहाँ मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है उसके तुरंत बाद मियोसिस सेकेंड की तैयारी कोशिका करने लगती है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेल का वो हाफ हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते थे रिडक्शन डिवीज़न। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे कि जब मियोसिस सेकेंड होगा तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एक ही जैसा बना रहता है, यानी कि जो सेल थे उनमें क्रोमोसोम नंबर में अब कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। इसलिए जो मियोसिस सेकेंड है इसको माइटोसिस की तरह माना जाता है, यानी कि ये इसका जो प्रोसेस है एकदम माइटोसिस की ही तरह होता है। तो इस तरह से जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट है उससे बनी जो दोनों कोशिकाएं या केंद्रक है वो एक साथ विभाजित होती है, और विभाजित होकर एक तरह से 2 कोशिकाओं से बना देती हैं 4 कोशिकाएं। और ये जो विभाजन होता है ये माइटोसिस के समान होता है, यानी कि दोनों केंद्रक या फिर दोनों कोशिकाएं वही प्रवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं जैसा कि माइटोसिस में था। लेकिन यहाँ पर हम नाम जो है वो बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर हम जो नेमिंग करेंगे वो करेंगे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। तो जैसे माइटोसिस के प्रोफेज में हो रहा था, मेटाफेज में हो रहा था, एनाफेज में हो रहा था, टीलोफेज में हो रहा था, ये सभी चीज़ें यहाँ पर वैसे ही होंगी। और अगर आपने माइटोसिस वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका जो माइटोसिस से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मियोसिस से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।